नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि पता है आपको, ये हमारे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन और है, यदि आप कंप्लीट बुक करना चाहते हैं या फिर अपनी कक्षा का कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां पे आपको दोनों माध्यम में आपकी क्लास की सभी बुक्स की आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो चलिए, तो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 12 और हमें क्या करना था, तारामंडल की पहचान करनी थी। और लास्ट पार्ट में हमने क्या कर लिया था कि हम ऐसे स्थान पर पहुंच चुके थे जहां कंप्लीटली अंधेरा था, जहां हम आकाश में तारों को बिल्कुल साफ साफ देख सकते थे। तो चलिए, तो आपको आधा घंटा हो गए खड़े खड़े, क्योंकि पिछले पार्ट में आपको कहा था कि आपको आधा घंटा वहां पे वेट करना ताकि आपकी आंखें प्रकाश के अनुसार एडजस्ट कर ले। तो चलिए, हमें देखना सप्तऋषि को देखने के लिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान रात्रि के लगभग 9 बजे आकाश का अवलोकन करें। कि आपको जो ग्रीष्म ऋतु है ना, तो उसी के दौरान आपको क्या करना, बिल्कुल सर्दियों में आपको दिखाई नहीं देगा, तो आकाश का अवलोकन करना है। इसके लिए आकाश के उत्तरी भाग में क्षितिज के ऊपर देखे और सप्तऋषि को पहचाने भी। तो बच्चे ये कहेंगे ये क्षितिज कहाँ है सर, ये क्षितिज का मतलब आप क्या समझते हैं? क्षितिज का मतलब जब आप लंबा देखते हैं ना, तो एक स्थान आपको ऐसा दिखेगा जहां ऐसा लग रहा हो कि धरती और आकाश दोनों मिल रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। तो आपको क्या देखना कि क्षितिज से ऊपर देखना है। अभी आगे बात तो आपको समझ में, क्षितिज क्या होता है कि एक ऐसा स्थान, मतलब ऐसा स्थान नहीं कि आप जब देखोगे ना दूर तक, आप उत्तर दिशा में देखना आपको, तो वहां पे ऐसा लगेगा कि जैसे आपके धरती और आसमान हो मिल रहे हो। उसको क्या बोलते हैं हम, क्षितिज बोलते हैं। कि ऐसा लग रहा है, सिर्फ प्रतीत हो रहा है, मिलते नहीं है, आपको सिर्फ क्या है, प्रतीत हो रहा है। सप्तऋषि पहचान में आ जाए तो ध्रुव तारे की स्थिति जानने का प्रयास कीजिए। बिग डिपर के कप के अंतिम दो तारों को देखिए और इन्हें जोड़ने वाली एक सरल रेखा की कल्पना कीजिए। तो आपको पता है कि जो सप्तऋषि है वो आपका बिग डिपर है। क्या है, बिग डिपर से वो क्या करता है, बिलोंग करता है। तो उसके अंतिम जो कब बनाएगा, आपको आगे मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगा। तो दो तारों को जोड़ना एक सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर की ओर आगे बढ़ाइए। इन तारों के बीच की दूरी की लगभग 5 गुनी दूरी पर इस काल्पनिक रेखा पर एक तारा दिखेगा जो बहुत चमकीला नहीं है, यही ध्रुव तारा है। आप आइए इस प्रकार आप रात्रि आकाश में चमकीले तारामंडल ओरियन व इसमें लुब्धक तारे की भी पहचान कर सकते हैं। किसी प्रकार जो आपका लुब्धक तारा था, ओरियन था आपका शिकारी तारामंडल, उसकी भी आप पहचान कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप भारत में देखोगे ना, तो ओरियन को आप अच्छी तरह दिसंबर से अप्रैल महीने में सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है। तो आपको कौन से महीने में, दिसंबर से अप्रैल महीनों में सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है। इसी दौरान से देखिए, ओरियन के लगभग बीच में एक छोटी सरल रेखा में 3 चमकदार तारे स्थित हैं जिनकी कल्पना शिकारी की बेल्ट के रूप में की जाती है। जब हमने पहले पार्ट में किया था ना ओरियन, कुछ इस प्रकार से आपको क्या है कि 3 तारे आपको दिखाई देंगे एक सरल रेखा में। ये शिकारी की बेल्ट आपको कहा गया था। सबसे पहले शुरुआत आपको इन 3 तारों को ढूंढने से करनी है। सबसे पहले इन 3 तारों को पहचानिए, क्योंकि ओरियन तारामंडल की पहचान का यही सबसे सरल विधि है। एक बार आपने ओरियन को पहचान लिया तो इसके पास स्थित अत्यंत चमकदार तारा लुब्धक को पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, ओरियन के बीच 3 तारों से गुजरते हुए सरल रेखा की कल्पना कीजिए और इस रेखा के अनुदिश पूर्व की ओर देखिए, वहीं पर आपको लुब्धक तारा दिखाई देगा भी। ठीक है, आपको कहाँ देखना है कि इसके पूर्व की ओर जब आप जाएंगे ना, तो जो आपने 3 बेल्ट आपको खोज ली, तो उसमें आप फिर पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, लुब्धक तारा, बिल्कुल चमकीला तारा आपको दिखाई देगा। वही आपका क्या है, सीरियस तारा है। और वहीं से आप पूरे के पूरे आप वहां से आप इसको, जो आपका शिकारी है और ये जिसको शिकारी तारामंडल, इसकी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो अब हमें पढ़ना है हमारा सौर मंडल भी, कि हमारा सौर परिवार। तारामंडल के बारे में हमने पढ़ लिया। तारामंडल क्या होता है कि तारों के समूह क्या करते हैं, आपकी विशेष आकृति बनाते हैं, उनको तारामंडल कहते हैं। पहले सिर्फ उस तारे के समूह को क्या कहा जाता था, तारामंडल कहा जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब आकाश के उस हिस्से को ही तारामंडल कहा जाने लगा जहां पे वो तारामंडल
आपका मौजूद है। वो तारे आकृति बना रहे हैं जिस हिस्से में, उस हिस्से को ही क्या तारामंडल कहा जाने लगा। और इस प्रकार के 88 तारामंडल आपके आकाश में विद्यमान है, और मतलब कि आकाश को 88 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो आपके कुछ तारामंडल आपको बताए थे ओरियन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही बातें जो लास्ट मैंने 2 मिनट में बताई है। अब हम बात करते हैं हमारा सौर परिवार कि सौर परिवार, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सौर परिवार में सूर्य एक तारा है, यह हमारे सबसे नेक्स्ट का तारा है। यह गैसों का एक अत्यंत गर्म गोला है। सूर्य अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये सूर्य के बारे में देखिए, सबसे नेक्स्ट तारा। वैसे जो तारे हमने अब तक पढ़ रहे थे ना, ये सारे तारे हैं, ये सारे गैसों से बने गर्म हुए, और हम यहाँ पे हैं, पृथ्वी आपकी ये है। ये बहुत ज्यादा दूर से बिल्कुल छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन एक तारा और है जिसका नाम क्या है, सूर्य। ये क्या है, नजदीक है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता। अत्यंत गर्म गोला है गैस का। सूर्य अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता, मतलब निकालता है, और यही कारण की है इतना चमकदार होता है। सूर्य ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या आपका सूर्य है, कि सूर्य से ही हम ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। बिल्कुल कॉमन सी बातें जो आपको पहले से पता है। अब हम बात करते हैं सूर्य कितना विशाल है भी। व्यास में यह पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है भी, 100 गुना बड़ा। अब कुछ बच्चों को व्यास का नहीं पता कि व्यास क्या होता है, कि जैसे आपकी पृथ्वी है ना, ये आपकी पृथ्वी, इसका व्यास अगर 1 है, ठीक है, बीच में से, तो उसी प्रकार ये जो सूर्य है ना, इसका व्यास कितना है, 100 है भी। कितना है, 100 है। तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर करके, ये क्षेत्रफल कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप व्यास का निकाल याद रखिए, बाकी चीजों का व्यास का ही पुट करके चीजें निकाल सकते हैं। व्यास में लगभग 100 गुना बड़ा है, फिर भी यह हमें इतना छोटा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है। कि ये कहता है कि 100 गुना बड़ा है पृथ्वी से, और फिर भी क्या हमें छोटा दिखाई देता है। इतना बड़ा सा गोला हमें दिखाई देता, लगभग कभी इतना बड़ा जाता है तो, लेकिन ये हमसे तो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बड़ा होने के साथ साथ क्या है, ये दूर भी है। कि आप देखना कि आप बस के पास खड़े तो बस आपसे बहुत बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे बस आपसे दूर होती जाएंगी, या फिर आप बस से दूर होते जाएंगे, तो वो बस भी क्या छोटी होती दिखाई देनी स्टार्ट आपकी जाएगी, जैसे जैसे दूर जाएगी। उसी प्रकार सूर्य है कि हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हमें ये छोटा दिखाई देता। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी दूर है, 15 करोड़ मीटर है। तो इस दूरी को एक मात्रक मान लिया जाता है, जैसे आपका मीटर किलोमीटर है ना, तो वैसे ही हमने 15 करोड़ किलोमीटर को एक मान लिया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू, जिसको बोलते हैं खगोलीय मात्रक। इसका उपयोग सामान्यतः सौर परिवार में बड़ी दूरियों को सावधानी पूर्वक व्यक्त करने के लिए होता है। अब मान लेते हैं कोई एक और ग्रह है दूसरा, कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, यहाँ पे जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना, तो इसको क्या मान लिया, एक एयू। ठीक है, अगर कोई 30 करोड़ किलोमीटर दूर है तो उसको हम क्या कहेंगे, 30 करोड़ किलोमीटर की बजाय हम सीधा कह देंगे 2 AU। आपको आगे बात समझ में, 1 2 3, एक AU में कितने करोड़ किलोमीटर होते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है, फिर ऐसा कैसे है कि सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है और उसका प्रकाश पूरे आकाश में फैला रहता है, कि जबकि अन्य तारे हमें रात्रि आकाश में चमकदार बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं, और दिन के समय तो ये दिखाई भी नहीं देते। ये चीज मैं आपको पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ, कि ये देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया था कि जो आपका सूर्य है, बाकी तारे हैं, वो आपसे क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। आ रही बात समझ में, यहाँ आपका सूर्य है, ठीक है, और ये आपका पृथ्वी है, और आप रहते हैं यहाँ पर भी, कहाँ है, इस हिस्से पर रहते हैं। ठीक है, जब आपकी पृथ्वी ऐसे घूम रही है राउंड करके, चलो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ इससे। ये आपका सूर्य है, ठीक है, इस हिस्से पे आप रहते हैं भी। ठीक है, जब सूर्य यहाँ पे आप आए बिल्कुल सूर्य के सामने, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ गया। जैसे दिन होता है ना, तो दिन के समय आपको जो लाइट है वो आपको जलती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती। तारे आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, और पृथ्वी आपकी ऐसे घूम रही है।
ठीक है। जब ये आपने घूम लिया तो आप यहाँ पे पहुंच गए इस साइड सूर्य से परे, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुंचा और यहाँ पे क्या हो गया आपका अंधेरा आपका हो गया। अंधेरा होते ही क्या है आपको ऊपर वाली चीज दूसरी दिखाई देने लगेगी। ये काम आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं कि कमरे में आप एक छोटी सी बत्ती जलाइए और आप 2-3 बल्ब अगर जलाएंगे तो आपको छोटी सी बत्ती आपको जलती हुई दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब आप उन सभी बल्ब को बंद कर दोगे तो बिल्कुल छोटी सी बत्ती आपको दिखाई देने लगेगी, चाहे वो आपके एलईडी लाइट की क्यों ना हो, बिल्कुल छोटी सी भी। तो सूर्य का प्रकाश दिन में अत्यधिक अधिक हो जाता है, इसलिए हम दिन में तारों को नहीं देख पाते। और जब हम घूमकर पृथ्वी घूमती है ना तो सूर्य की दूसरी ओर चले जाते हैं हम, ठीक है। कि जो पृथ्वी का दूसरा हिस्सा, क्योंकि जो एक हिस्सा था आपकी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, यहाँ अब दिन है तो ऐसे ऐसे घूमते 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 सूर्य तो यही रहेगा जहां आप मान लेते हैं कि आपकी तरफ से प्रकाश आ रहा है और मैं यहाँ रहता हूँ मेरे इस नाखून पे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं ऐसे ही घूमता हूँ ना, पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे जो मेरा क्षेत्र रहने वाला क्षेत्र है ये सूर्य से दूर होता जाएगा और यहाँ अंधेरा हो जाएगा और रात हो जाएगी और मुझे ऊपर वाले तारे दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ से नहीं दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। सूर्य को आकाश सबसे अधिक चमकदार पिंड और पृथ्वी पर प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत होने के कारण अधिकांश सभ्यताओं में देवताओं के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। इसने कहा कि सूर्य है ना आकाश का सबसे चमकदार पिंड है जो हमें दिखाई देता है और उसके बाद क्या ये हमें पृथ्वी पर प्रकाश व ऊष्मा भी हमें इससे प्राप्त होती है। तो इसलिए क्या है कि अलग अलग सभ्यताओं में इसको देवता माना गया है। सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा पृथ्वी को ऐसे ताप पर बनाए रखती है जिस पर जीवन संभव हो जाता है। कि सूर्य जो ताप है ना, सूर्य से जो हमें इतना ताप बिल्कुल आराम से प्राप्त होता है कि हमें क्या यहाँ पर जीवन संभव हो जाता है, न तो ज्यादा ठंड होती न ज्यादा गर्म होता भी। सूर्य का प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य है, जो मानव और जंतुओं को भोजन एवं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये आपके क्या है कि पौधों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और पौधों से हमें क्या है कि भोजन मिलता है और आपको ऑक्सीजन भी मिलती है। सूर्य जलवायु ऋतु मौसम जल चक्र पवन का कारण है जो पृथ्वी पर जीवन के संपोषण के लिए महत्वपूर्ण। उसने कहा कि जो सूर्य है ना किस किस के लिए, आपका जलवायु ऋतु मौसम चक्कर जल चक्कर पवन का कारण जो पृथ्वी पर जीवन के संपोषण के लिए बहुत मतलब जीवन के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं हुई तो जीवन आपका संकट में आ जाएगा भी। अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमारे बहुत समय पे इसलिए यह अन्य तारों की तुलना में बहुत बड़ा दिखाई देता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि जो बाकी तारे वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं इसलिए वे बिल्कुल छोटे से दिखाई देते हैं और सूर्य हमसे क्या है नजदीक है इसलिए हमें ये बाकी तारों से बड़ा दिखाई देता है। सूर्य के अतिरिक्त अन्य सभी तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं, वे बिंदुओं की तरह जैसे दिखाई देते हैं, तो इनमें से अनेक तारे सूर्य की तुलना में बहुत बड़े। इसने कहा कि जो तारे हैं ना वो बहुत बड़े हैं आपके सूर्य से, लेकिन छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। दिन के समय सूर्य की चमक के कारण अन्य तारों को देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये आपको बता दिया सूर्य के बाद हमारे सबसे अधिक निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। भी क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। किस पहले के नंबर पे सबसे नजदीक तारा कौन है, आपका सूर्य है और उसके बाद है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसको बोलते हैं सेंटाउरी, यहाँ पे नाम दे रखा कोई बात नहीं है, ठीक है। जो लगभग 269,000 भी 2,69,000 AU, इसको 15 करोड़ से गुणा कीजिए भी, किसे 15 करोड़ से, फिर आप किलोमीटर लिखिए कि इतने करोड़ क्या है दूरी पर है। AU का मतलब आपको बताया था ना, 1 AU मतलब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी का होता परिस्थिति है। इसका तात्पर्य है कि इसकी दूरी सूर्य से हमारी दूरी की लगभग 2,69,000 गुणा है वे। अब देख लीजिए और बाकी के तारे कितने ज्यादा दूर होंगे वे। क्या आकाश में केवल तारे ही विद्यमान है या फिर अन्य पिंड भी है जिनकी ओर अभी तक हमारा ध्यान ही नहीं है। तो उसने कहा कि क्या आसमान में सिर्फ तारे ही हैं या इनके अलावा और कुछ भी है। आकाश में अन्य
अनेक पिंड विद्यमान है, इनमें से कुछ पिंडों के साथ हमारे पृथ्वी और सूर्य मिलकर सौर परिवारों का निर्माण करते हैं, सौर परिवार का निर्माण करते हैं। इसने कहा कि जी हाँ बिल्कुल और भी पिंड हैं आकाश में, उनकी हम बात करेंगे। तो उसने कहा कि इनमें से कुछ पिंडों के साथ मिलकर हमारी पृथ्वी की कुछ पिंड हैं और अन्य पिंड हैं जिनके साथ हमारी पृथ्वी मिलके और सूर्य को साथ लेके सौर परिवार का निर्माण करती है, क्योंकि हम अभी पार्ट में सौर मंडल ही पढ़ेंगे भी। इनमें से अधिकांश पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। किसी पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण क्या होता है? जब कोई भी पिंड सूर्य की ओर चारों ओर घूमता है। जैसे आप कभी गए हो कहीं पे किसी चीज की परिक्रमा की हो, परिक्रमा मतलब उस चीज के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। तो इसने कहा कि पृथ्वी कुछ ऐसे पिंडों के साथ मिलकर जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो सौर परिवार का निर्माण करती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सौर परिवार के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड आया है, एक शब्द आया ग्रह भी। ग्रह एक विशाल और लगभग गोलाकार पिंड होता है भी। क्या? लगभग गोलाकार पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। परिक्रमा आप समझ गए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है, जैसा चित्र 12.7 में दर्शाया गया है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। ध्यान रखना, 1 वर्ष का नहीं, 1 वर्ष लगभग आपको बताया गया कि 365 दिन और 4 घंटे आपको लगते हैं। ऊपर मिनट भी कुछ होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। पृथ्वी की तरह अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं भी। अब कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। अब आप समझा, आपको बताया था ना कि जैसे ये पृथ्वी हो गई भी, ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ऐसे परिक्रमा करी, लेकिन उसके साथ साथ ये अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे शक्तिमान घूमता ना, ऐसे ऐसे घूमती 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 ऐसे चल रही है अपने अक्ष पर। एक्स मतलब ये ऐसे घूमती चल रही, परिक्रमा कर रही है अपने अक्ष पर। एक बार पूरा घूम जाने पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जो एक दिन कहलाता है। पृथ्वी की तरह भी अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अपने अक्ष पर घूमते हैं। इस विषय में और अधिक ज्ञान आप अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे। अभी इतना ज्ञान है आपकी उम्र, इतना ज्ञान ले लीजिए कि वो क्या करते हैं कि वो सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं और साथ साथ क्या है, अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। ठीक है, कैसे घूमते घूमते वो चक्कर लगाते हैं चारों तरफ। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी के 8 ग्रह की पृथ्वी के जो सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? आपका बुध है। ये सब आपका सूर्य हो गया ना, तो पहले कौन आएगा नंबर पे? बुध आएगा, फिर आपका शुक्र आएगा, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, फिर मंगल। और पृथ्वी के आसपास आप याद रखिए कि एक साइड आपका कौन सा? शुक्र, और एक साइड कौन सा? मंगल। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण, ये आपके ग्रह दूरी के अनुसार है। सूर्य के सबसे निकट 4 आंतरिक ग्रह कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों आकार में छोटे हैं और इनकी सतह ठोस और चट्टानी, ये इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। जो पहले 4 ग्रह है ना, इनको आंतरिक भी। ठीक, उसके बाद जो आपका बृहस्पति, शनि, वरुण है, जो बाद के 4 है, इनको आउटर ग्रह बोला जाता है। इनका आकार क्या है? बड़ा है। ये देखिए, इनकी सतह ठोस और चट्टानी होती है आंतरिक ग्रह की। ये देखिए आपके भी, ये जो 4 ग्रह है ना, ये आपके क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। ये आपकी पृथ्वी आपको दिख रही होगी और इस प्रकार से क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर चलाते हैं। ये आपका बुध है, ये आपका मंगल है, ये आपका नहीं शुक्र है। दूसरे नंबर वाला कौन है? शुक्र है। तीसरे वाला पृथ्वी है, चौथे वाला मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और गुरु। ठीक है, एक प्रश्न चित्र को एक प्रश्न में समाहित करने में विभिन्न पिंडों के आकार, उनके बीच की दूरियों, उनके वास्तविक आकारों। तो इसने कहा कि ये एक दूरी में आ जाए ना, एक चित्र में आ जाए, इसलिए क्या है कि ये मत सोचना कि ये सभी बराबर इतनी दूरी में है। ये मतलब सिर्फ आपको ग्रह दिखाए गए हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार आपको दिखाए गए हैं। तो चित्र में किसी प्रकार की सिर्फ आपको इनका डायग्राम देखना है कि ये ग्रह हैं आपके। प्राचीन काल से बिना किसी प्रकाशित प्रियंकर की सहायता से केवल आंख से दिखने वाले ग्रहों के लिए भारत के विभिन्न भागों और भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों का उपयोग किया जाता है। उसने कहा कि जो आपके बिना किसी अंतर के आपको सीधे आकाश में देखे जा सकते हैं, तो उनका नाम है भी। उदाहरण के लिए जैसे बुध है, बुध को मरकरी कहा जाता है, शुक्र को विनस कहा जाता है, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति तथा गुरु को जुपिटर तथा शनि को सैटर्न
कहा जाता है भी। ठीक है, तो ये नाम इनके इंग्लिश में इनके नाम दिए गए हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखना है। शुक्र प्राय भोर एवं संध्या के साथ चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इसे सामान्य भोर का तारा या फिर संध्या का तारा कहा जाता है। शुक्र को भी, शुक्र मतलब कि संध्या के समय ही आपको, शाम के समय ही आपको दिखाई दे जाएगा भी, तो इसलिए भोर का तारा, संध्या का तारा कहा जाता है। हालांकि यह तारा नहीं है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि मंगल ग्रह की मृत्या का रंग लाल है। तो शुक्र आप समझ लेना कि भोर का तारा कहा जाता है, लेकिन समझ लेना कि आपका सिर्फ क्या है कि तारा नहीं है। फिर भोर का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि तारे आपको आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, वैसे ही संध्या होते ही, शाम होते ही शुक्र ग्रह भी आपको जब क्या कि दिखाई देने लगता है आकाश में, तो इसलिए इसको भोर का तारा कहा जाता है। तारों की तरह ही चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। पृथ्वी पर किस सतह पर जो मंगल ग्रह कैसा है? लाल ग्रह, क्योंकि वहां की मिट्टी कैसी है? लाल है, तो क्या इसलिए लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का एक बहुत बड़ा भाग पानी से ढका है, इसलिए अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये आपके 4 हो गए चीजें क्लियर। शुक्र के बारे में आपका हो गया, ठीक है, और आपका सॉरी मंगल के बारे में आपका हो गया कि इसको लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र के बारे में हो गया भोर ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के बारे में हो गया कि इसको नीला ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र को आपका कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बाहरी ग्रहों की। आंतरिक ग्रह थे आपके 4, ठीक है, तो 4 एक बार रिवीजन कर लो साथ साथ। कौन कौन से थे आपके? बुध था आपका, शुक्र था आपका, पृथ्वी था आपका और मंगल था। मंगल आपका लाल ग्रह हो गया, पृथ्वी आपका नीला ग्रह हो गया, शुक्र आपका भोर का तारा हो गया, बुध आपका इनके सबसे नजदीकी ग्रह हो गया। तो उसके बाद हम करते हैं बाहरी ग्रह। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण पृथ्वी की तुलना में ये बहुत बड़े, अधिकांशतः गैसों से बने हैं। इन विशाल गैसीय ग्रहों के चारों ओर विशाल चपटी वलयाकार संरचनाएं हैं। ठीक है, गोल गोल मतलब वलय के आकार संरचनाएं जो धूल एवं सरल पदार्थों से बनी है। ग्रह अपने अधिकांश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते थे। जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होता है, सामान्यतः वह ग्रह उतना अधिक ठंडा होता है। मतलब कि ये जो आपके ग्रह हैं, ये ऊर्जा और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो आपको बताया था कि जो ग्रह जितनी दूर होगा ना, ये सूर्य आपका हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो ये ग्रह इसको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, इसको उससे कम, और जो सबसे दूर होगा वो क्या होगा? ठंडा होगा, सबसे ठंडा होगा। अब ये एक सबसे गर्म होगा। ये आपको चीज समझ में आ गई? तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद, उनकी भी हम बात करेंगे, और अपवाद क्यों है वो सारी चीजें हम देखेंगे। किसी ग्रह पर यदि वायुमंडल होता है तो वह उष्मा को बाहर जाने से रोक सकता है, जिसके कारण उस ग्रह के ताप में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसी कारण शुक्र ग्रह बुध की तुलना में से सूर्य से अधिक दूर होने के बाद भी सबसे अधिक गर्म होता है। अब देखिए, आपको यही बात मैं समझाने वाला था कि शुक्र ग्रह, ये देखिए, अब आप समझिए कि ये आपका सूर्य है, ध्यान से समझ लेना, और ये आपका बुध ग्रह है। क्या है? बुध ग्रह है। और ये आपका शुक्र ग्रह है। तो कहने के अनुसार तो क्या होना चाहिए कि बुध आपका ज्यादा गर्म होना चाहिए शुक्र से, लेकिन गर्म कौन है? शुक्र है, क्योंकि शुक्र के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। और इसके चारों ओर वायुमंडल नहीं। वायुमंडल क्या करता है? ताप को रोक लेता है। कि आज अगर ये 20 मान लेते हैं कि ये रात को -10 डिग्री हो गया, कितना हो गया? -10 डिग्री, और दिन में इसका तापमान हो गया 100 डिग्री, तो इसका ऐसे ही चलता रहेगा बुध का। कोई हीट को रोक के नहीं देखेगा। रात में -10 पहुंचेगा, दिन में 100 डिग्री, हमेशा से चलता रहेगा। लेकिन इसका है वातावरण भी। क्या है? वातावरण। वातावरण कुछ को क्या कर लेता है? हीट को रोक के रखता है भी। ठीक है, रोक के रखने के कारण मान लेते हैं यहाँ आपका 100 डिग्री हो गया ना, तो ये एकदम से ठंडा नहीं होगा। कुछ हीट को ये पहले से क्या कर लेगा? वातावरण आपका रोक के रख लेगा। कि मान लेते हैं कि थोड़ी सी हीट इसने 100 डिग्री था, तो आपका -12 हो गया, फिर -8 हो गया, क्या हो गया? -8 डिग्री। फिर आगे आएंगे, फिर अगले दिन की कुछ हीट फिर रोक के रख लेगा। पूरी तरह ठंडा नहीं होगा ये, क्योंकि इसके चारों तरफ वातावरण पूरी तरह ठंडा हो जाता है, और धीरे धीरे इसका तापमान है बढ़ता रहता है। आपको आगे बात समझ में?
क्योंकि जो शुक्र ग्रह है उसके चारों तरफ क्या है, वातावरण है, और उसका जो वातावरण है वो क्या कर लेता है, हीट को रोक के रख लेता, पूरी तरह ठंडा नहीं होने देता। अगले दिन जब फिर धूप निकलेगी, फिर सूर्य आएगा तो थोड़ी सी हीट को फिर और ज्यादा गर्म हो जाएगा, फिर और ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण जो है ये शुक्र ग्रह बुध से ज्यादा गर्म हो गया। ये चीज मैं आपको बता रहा था। देख लो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ताकि आपको देखो एक बार मैं इसको साफ करके दिखाता हूँ। किसी ग्रह पर वायुमंडल होता है तो वह उष्मा को बाहर जाने से रोकता है, जिसके कारण उस ग्रह के ताप में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसी कारण से शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर होने के बाद भी उससे अधिक गर्म होता है भी। प्लूटो नाम का एक अन्य पिंड भी था। प्लूटो का हम जिक्र कर लेते हैं, जिसको पहले हम जब छोटी क्लास में थे तो 9 ग्रह होते थे, ठीक है, तो लेकिन अब 8 ग्रह हैं। एक अन्य पिंड भी जो वरुण ग्रह की तुलना में दूर अवस्थित है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, और वो भी क्या है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी छोटा है, लेकिन आकार इसका छोटा, परिक्रमा कर रहा है सूर्य की। जब इसकी खोज हुई थी तो इसे सौर परिवार का एक ग्रह कहा गया था, किंतु बाद में जब उसके जैसे अन्य छोटे छोटे पिंडों की खोज हुई तो अंतरराष्ट्रीय जो खगोलीय संघ था 2006 में किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए आवश्यक शर्तों को पुनर्भाषित किया। कि पहले तो जो शर्तें थी ना 2006 से पहले, कि हम ग्रह किसे कहेंगे, कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता उसको ग्रह कहेंगे। तो जो आपका प्लूटो था वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, तो उसको ग्रह बना दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, प्लूटो जैसे बहुत से छोटे छोटे पिंडों की खोज हो गई, तो इसका मतलब ये तो ग्रह बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो ग्रह कहलाएंगे उसकी कंडीशन क्या होगी, जैसे आपकी कक्षा में बता देता हूँ कि कह दे कि जिसके 60% से ज्यादा नंबर आएंगे ना, वो आपके सारे मॉनिटर या जो भी होंगे, तो आपके सारे बच्चे ले आ रही है तो सारे मॉनिटर बन गए। अब क्या करेंगे, तो उसके नियमों को चेंज कर देंगे जो समय पे आएगा, और कुछ कंडीशन लगा देंगे किस प्रकार की, ठीक है। तो उसी प्रकार उन्होंने ग्रह के नियमों में बदलाव किया कि आवश्यक शर्तों को पुनर्भाषित कर दिया, दूसरे नियम बना दिए कि ग्रह कौन कहलाएगा। इस परिभाषा के अनुसार प्लूटो सहित इन छोटे पिंडों को अब वामन ग्रह कहा जाता है। तो उसने कहा कि वो कौन सी कंडीशन में आ गए, वामन ग्रह वाली में आ गए। अब इनको क्या कहा जाता है, वामन ग्रह। ग्रह आपके 8 है। तो ये चीजें समझ में आई। जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों में सबसे आसान शुक्र ग्रह को पहचानना होता है, क्योंकि यह बहुत चमकदार होता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड है। सबसे पहले सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा है, और फिर सबसे चमकदार कौन है, शुक्र ग्रह है। बुध, मंगल और बृहस्पति एवं शनि को भी बिना किसी प्रकाशीय उपकरण की सहायता के बाद देखा जा सकता है। ये ग्रह इतनी अधिक दूर पर है कि तारों की तरह चमकते हुए भी बिंदुओं जैसे दिखाई पड़ते हैं। फिर हमें इन ग्रहों और तारों में भेद कैसे कर सकते हैं, ग्रहों के विपरीत तारे अधिक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। उसने कहा कि ये भी आपको आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं और ग्रह भी आपको आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। फिर दोनों में अंतर कैसा है, दोनों में अंतर इस प्रकार है कि तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, ग्रह आपको लगातार चमकते हुए दिखाई देंगे। और अगले पार्ट में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम ग्रहों की पहचान कर सकते हैं। आपको आगे चीजें समझ में कि हम ग्रह की पहचान कैसे कर सकते हैं, कौन सा ग्रह है। और आप भी जब ये पार्ट आप अगला देख लो तो ग्रह को देखने की कोशिश कीजिए। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।